मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपका स्वागत करता हूं इस नए पाठ के लिए। 9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती जूलिया, जिसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध रशियन रूसी लेखक अंतोन चेखव। बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको वीडियो सुनते वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद हम शुरू करते हैं। अंतोन चेखव, इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग यानी रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु, इनका निधन 15 जुलाई 1904 में हुआ था। लगभग 44 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। लेकिन बच्चों, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं रूस के। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, यानी समाज में फैली जो बुराइयां हैं उनको व्यंग्यात्मक तरीके से ये उनका चित्रण करते थे। इस पाठ से संबंधित एक बात बताना चाहूंगा। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं एकांकी है, जिसे आप अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले भी कह सकते हैं। इसका आकार छोटा होने के कारण, नाटक से छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है और इसकी कथा और संवाद आदि, संवाद यानी डायलॉग आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर, दब्बूपन यानी हमेशा दबा रहना, कोई भी आपको डराए, आप डर जाएं, कोई भी आपको परेशान करें लेकिन आप विरोध न कर पाए, तो दब्बूपन को त्याग कर छोड़कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। जूलिया, देखो बच्चों, इसमें जूलिया एक महिला पात्र है जो गवर्नेंस है। इनका पूरा नाम है जूलिया वासिलदेवना। अब देखो, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। काश की दुनिया बहुत अच्छी होती जहाँ पर हर कोई हर किसी को प्यार, सम्मान, आदर देता, मिलजुल कर रहता, कोई किसी का शोषण ना करता। लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार लोग आपके रास्ते में आते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपकी भलमनसाहत में कई बार आपके साथ अन्याय होता है, ज्यादती होती है। इसके बावजूद कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं, विरोध नहीं करते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस एकांकी में भी ऐसी ही पात्र है गवर्नेंस यानी सेविका, जो घर का काम करती हो, जो बच्चों को पढ़ाना, देखभाल करना, इस तरह से हम उनको कह सकते हैं। तो जूलिया एक ऐसी दब्बू और भीरू यानी डरपोक महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। इस एकांकी में लेखक ने, अंतोन चेखव जी ने यही बताया है कि हमको निर्भीक बनना होगा, अपने आप को बचाने के लिए निडर होना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम संसार में नहीं जी पाएंगे। देखते हैं किस तरह से बात आगे बढ़ती है। इसका अंत जो है, हम अपेक्षा नहीं करते कि अंत ऐसा होगा, लेकिन अंत वैसा होता है। हम जो सोचते हैं वो बाद में जाके बदल जाता है। क्या, ये बात मैं पहले नहीं बताऊंगा, हम एकांकी करते करते आगे सीखते जाएंगे। तो देखते हैं डायलॉग्स में। जूलिया, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है दबे स्वर में। आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। शुक्रिया। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? बच्चों, रूस में वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, यानी पैसे जिसको हम कह सकते हैं, उसे रूबल कहते हैं। जैसे यहाँ रुपए कहते हैं, वहाँ रूबल होता है। तो रूसी करेंसी है रूबल। अगर आप उसको अपने हिसाब से देखना चाहते हो तो रूबल को रुपए भी समझ सकते हो। तो 30 रूबल महीना तय हुई है जूलिया की तनख्वाह, और वो आज गृह स्वामी यानी मालिक जो है उसका, उसे वेतन देना चाहता है, पैसा देना चाहता है। लेकिन किस तरीके से वो उसकी तनख्वाह दे रहा है बच्चों, ये हम आगे देखेंगे। इस चित्र में मैंने रूसी नोटों के बारे में दिखाया है। अब आगे देखते हैं। जूलिया विनीत स्वर में, यानी एकदम सप्रेम, सप्रेम प्यार से कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। अब देखो बच्चों, 40 रूबल में महीना काम करेगी, ऐसी बात हुई थी, जूलिया को याद है। लेकिन आज उसका गृह स्वामी उसे दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि 30 रूबल की बातचीत हुई थी।
यानी डायरी में मैंने लिखा है तो ये सही हो गई। हमने जो बातचीत की थी उसका कोई वो नहीं है। डायरी में चाहे सच लिखा है चाहे झूठ, उसी को सच माना जा रहा है। गृह स्वामी दबाव डाल रहा है जूलिया पे इस बात को मानने के लिए। वो कहता है कि मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। यानी देखिए बच्चों, वेतन बढ़ता है, वक्त बीतने के साथ साथ वेतन बढ़ाना होता है। अब पिछले गवर्नेंस को आप 30 रूबल देते थे, अब जो उसके बाद नई गवर्नेंस आई है तो उसका वेतन इन्होंने बढ़ाया नहीं है। ये कह रहे बढ़ाने की बात हुई थी, 40 रूबल की बात हुई थी, लेकिन अभी पलट रहे हैं और कह रहे कि जैसे मैं पिछले गवर्नेंस को देता था वही तुमको भी दे रहा हूँ, 30 रूबल। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अब एक बात देखिए बच्चों, 2 महीने हो गए, वैसे तो परंपरा के अनुसार 1 महीने बीतने के बाद ही वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन जूलिया ने वेतन मांगा नहीं। शुरुआत में ही गृह स्वामी कहता है कि तुम तो पैसा मांग नहीं रही हो तो मैं ही तुमको वेतन देता हूँ। यानी जूलिया इतनी सीधी है कि उसने खुद से वेतन मांगा नहीं महीना पूरा होने के बाद। अब 2 महीने 5 दिन हो गए हैं, अब तक वेतन नहीं, तो गृह स्वामी खुद सामने से आ रहा है वेतन देने के लिए। लेकिन जब वेतन देने के लिए सामने से आ रहा है तो वो कुछ चतुराई भी कर रहा है। क्या? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। यहाँ पे डायरी में नोट कर रहा है वो हर दिन का, और उसी हिसाब से वो बताता है कि देखो मैंने डायरी में नोट किया हुआ है। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। अब गृह स्वामी ये क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि उसे 2 महीना 5 दिन का सैलरी नहीं देना पड़ेगा, वेतन नहीं देना पड़ेगा। क्यों? अगर 30 रूबल महीना है तो हम अनुमानतः औसत निकाल सकते हैं कि 1 रूबल 1 दिन का होगा। तो अगर वो 2 महीना 5 दिन गिनता है तो उसे 5 दिन का 5 रूबल और देना पड़ेगा। 1 महीने का 30, 2 महीने के 60 और 2 महीने 5 दिन के 65। लेकिन वो बदलना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, तुमने 2 महीने काम किया है भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। देखिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करता है तो उसे नियमतः साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, मिलनी होती है, ये परंपरा है। लेकिन यहाँ पर लेखक जो गृह स्वामी है वो उस छुट्टी के पैसे भी काटना चाहता है। फिर भी कमाल की बात यह है, आगे देखते हैं कि उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई थी। रविवार को भी उसने छुट्टी नहीं मनाई थी। वो कोलिया जो गृह स्वामी की बेटी है उसको घुमाने ले गई थी। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। वाह, बच्चों को घुमाने ले जाना गृह स्वामी के अनुसार कोई काम नहीं होता, होता है, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहता ताकि उसके पैसे काटे जा सके। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? अब बेचारी जूलिया क्या कहे, दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार, देखिए 1 महीने में 4 इतवार और किसी महीने में 5 इतवार भी होते, टोटल 9 इतवार के ये पैसे काटे और 3 दिन छुट्टी मांगी थी, 12 दिन की छुट्टी हो गई। तो 60 में से 12 रूबल चले गए तो बचे 48। इसी तरह की गिनती करता है गृह स्वामी। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा तो तुमने सिर्फ वानिया को पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी। ओ, तो इस तरह से 4 दिन कोलिया बीमार रहा। कोलिया, जूलिया नहीं, कोलिया। वेतन किसके काटे जा रहे हैं? जूलिया के। और 3 दिन दांतों में दर्द रहा तो तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी गई। तो उस 3 को भी, यानी आधा दिन काम किया है, ऐसा तो काटा नहीं जा सकता, फिर भी आधा दिन का भी पूरा दिन गिनते हुए वो पैसे काट रहा है। तो 4 दिन वो, 7 दिन ये, यानी 12 वो छुट्टियां, 7 ये, टोटल 19। तो 48 में से 7 और गए तो 41। 19 नागे, हाँ नागे तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूपये, ठीक है। अब जूलिया क्या कहे, मालिक के सामने क्या कहे? बोलती, रोते हुए कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा मतलब लिखा हुआ। मगर मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याले के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। बच्चे अपना खेलते रहते हैं, खेलने कूदने में जैकेट फट गई
तो उसका पैसा जूलिया से काटे जा रहे हैं। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। लो, अब इसका भी जो है, इसकी शिकायत भी किससे की जा रही है? जूलिया से की जा रही है। इसका जिम्मेदार भी जूलिया को ठहराया जा रहा है। यानी इस तरीके से 10 रूबल तो जैकेट काटे गए, 2 रूबल प्याली काटे गए, अब जूते की भी काटे गए जाएंगे। तो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। 10, 2 और 5। हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? और डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पूछती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। देखिए, जूलिया कितनी सीधी और दब्बू है कि वो इस बात का भी विरोध नहीं कर पा रही है कि उसने उससे पैसे नहीं लिए थे। वो जबरदस्ती कहे जा रहा है और ये माने जा रही है। ऐसे दबे हुए लोगों को और दबाया जाता है, और यही गृहस्वामी इस वक्त कर रहा है। गृहस्वामी, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ। 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? 27 कैसे बच्चों? 2 प्लेट तोड़ने के, 10 जैकेट के 12, 5 जूते के 17 और 10 जो मालिक ने दिए नहीं लेकिन कह रहा है दिए, तो 27। तो 41 में से 27 घटा दिए गए तो हो गए 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? बेचारी जूलिया आंसू पोंछने के अलावा कर भी क्या सकती थी। आंसू पीती हुई, मुझे अभी एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट करता हूँ। डायरी खोल कर उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल। घटा दो, 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? कांपते हुए हाथों से, जी धन्यवाद। अब यहां से एकांकी में पलटा आता है। गृहस्वामी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जी हाँ मालिक। बच्चों को बात समझ में आई? असल में गृहस्वामी यहाँ पे बुरा नहीं है। वो जूलिया को सबक सिखाना चाहता है। वो उसे कहना चाहता है कि तुम खामोशी से इस तरह से अन्याय कैसे सह सकती हो। मैं कुछ कहे जा रहा हूँ और तुम माने चले जा रही हो। यहाँ पे गृहस्वामी जो है बच्चों, यही कहानी मैंने जो आपको शुरुआत में कही थी कि अंत में कुछ और निकलता है। सच ये है कि गृहस्वामी अच्छे दिल का अच्छा मालिक है, जो जूलिया को बताना चाहता है कि वो इस तरह से ना रहे। वो उससे गुस्सा करता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मैंने तुम्हारे इतने पैसे काट लिए। तो जूलिया क्या जवाब देती है गृहस्वामी के बाद? जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? डर जाती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। ये बात सुनकर गृहस्वामी भौचक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है, और उसे मेरे ख्याल से ये अनुमान लगाने में देने लगी होगी कि जिस तरह से जूलिया है उस तरह से कोई भी उसको लूटेगा ही। वो कहते कि आपने तो 11 रुपए तो दिए काटने के बाद, किसी और जगह पे जब काम किए थे किसी ने कहीं भी कोई पैसे नहीं दिए। यानी हर जगह जूलिया के सीधेपन का, भलमन साहब का फायदा उठाया गया। गृहस्वामी ने क्रोध में कांपते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। यह है तुम्हारे 80 रूबल। 80 रूबल, 40 रुपए के हिसाब से बात हुए थे। 40 रूबल, 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? दब्बू यानी दबा हुआ, भीरू यानी डरपोक, बोदा यानी सीधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे, सारी ज्यादतियां सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित बैकबोन, रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।
कोई स्थान नहीं है। देखो बच्चों, इस तरह से हमारा ये एकांकी यहाँ समाप्त होता है। कहने की बात ये है बच्चों, जो मकान मालिक गृह स्वामी जो जूलिया को बताना चाहता है, कहना चाहता है, वो यही है। संदेश इस पाठ का यही है कि आप सीधे बनकर रहते हो तो आपके सीधेपन का लोग फायदा उठाते हैं। इतने भी सीधे मत बनो कि लोग आपको लूट ले और आप विरोध भी ना कर सको। हमेशा एक बात याद रखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला भी जंगल में लकड़ी काटने जब जाता है तो सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है, टेढ़े पेड़ को छोड़ देता है। क्यों? सीधा पेड़ काटने में आसान होता है, उसे सीधी लकड़ी मिल जाती है। टेढ़े पेड़ से नहीं मिल पाता, काटना भी मुश्किल होता है। भले लोगों पर भी यही हाल मनुष्यों का भी है कि जो भले लोग होते हैं उस पर भी कोई अन्याय करने से नहीं चूकता। भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे छोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता और लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं। रीढ़ यानी बैकबोन, और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की जरूरत है। आज जरूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की। तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। हर कोई सीधा नहीं होता बच्चों, कई बार किसी को सीधा करना भी पड़ता है और इसके लिए आपका निडर होना, निर्भीक होना जरूरी है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत मुश्किल है और ये बात हम सबको सीखनी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए बात करना कोई बुरी बात नहीं है। लड़ना होगा, सीखना होगा, लेकिन कर्तव्य का पालन भी करना जरूरी है। बिना कर्तव्यों के आप अधिकारों की बात करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है बच्चों। तो इस तरह से हमारा एकांक समाप्त होता है। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे।